हेलो एवरीवन। आज हम काइनेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर डील करेंगे। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? प्रॉब्लम एवरेज स्पीड पे और उस प्रॉब्लम का जनरलाइजेशन देखेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे। स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन का स्लोप क्या होता है, कैसे हम पता करेंगे कि लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, और डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूले देखेंगे और एक दो प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम किसकी, एवरेज स्पीड की। तो हल्का सा आपको रिकॉल कराते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। मतलब कि एवरेज स्पीड को आपको कैलकुलेट करने के लिए जर्नी की टोटल डिस्टेंस मालूम होना चाहिए और उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टोटल टाइम लगा है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये दो क्वांटिटीज़ अगर आपको मालूम है तो आप आसानी के साथ एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है। अ मूविंग कार कवर्स द हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। देखिए आपसे कह रहा है ये कि एक कोई कार है, वो आधी डिस्टेंस को v1 स्पीड से कवर करती है और आधी डिस्टेंस को v2 स्पीड से कवर करती है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि इस पूरी जर्नी के लिए कार की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखिए एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमें याद है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमको कैलकुलेट करने के लिए एवरेज स्पीड को क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो जब भी यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस को क्या किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर कभी भी डिस्टेंस को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो जितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा कैलकुलेशन में आसानी हो, उसके लिए हम उतने टाइम्स का कोई एक वेरिएबल ले लेंगे। अब डिस्टेंस को हम जनरली एस से डिनोट करते हैं, इसलिए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम एस जो है लिखेंगे। ठीक है, तो कितना डिवीजन है डिस्टेंस का? दो। तो पहली डिस्टेंस एस और दूसरी डिस्टेंस एस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2s हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 2s आपका लिखा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हुआ? 2s हुआ। अब हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस तो हो गया, हमें क्या चाहिए? टोटल टाइम। तो हाफ डिस्टेंस को v1 स्पीड से कवर किया है और फिर बची हुई हाफ डिस्टेंस को v2 स्पीड से कवर किया है। तो हमें अब फर्स्ट हाफ को कवर करने में जितना टाइम लगा है उसको कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए टाइम टेकन फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस t1 इक्वल्स टू एस बाई v1। एस आपका क्या है? हाफ डिस्टेंस है। और v1 क्या है? यहाँ पे देखिए v1 क्या है? v1 वो स्पीड है जिस स्पीड से आपकी कार s डिस्टेंस को कवर किया है। तो हाफ डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा? t1, और t1 इक्वल्स टू कितना हुआ? s बाई v1 हुआ। अब ऐसे ही सेकेंड हाफ को कवर करने में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेकेंड हाफ को कैलकुलेट जो है कवर करने में अगर हमें t2 टाइम लगा तो यहाँ देखिए t2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सेकेंड हाफ की जो डिस्टेंस है वो s अपॉन स्पीड, कितनी स्पीड से कवर किया? v2, तो कितना हुआ? s बाई v2 हो गया। ठीक है, तो अब हमें दोनों हाफ डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा है वो पता चल गया है, t1 और t2। तो टोटल टाइम हमें कैसे पता चल जाएगा? t अगर टोटल टाइम t लगा तो t कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2। ठीक है, यहाँ देखिए t इक्वल्स टू t1 प्लस t2 है। ठीक, अब टोटल टाइम हम सम कर लेंगे। टोटल टाइम t कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2। तो t1 कितना है? s बाई v1 और t2 कितना है? s बाई v2। ठीक है, यहाँ से आपको t पता चल गया। अब फॉर्मूला लिखते हैं v एवरेज का। v एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम पहले एज्यूम किए थे कितना है? 2s। तो v एवरेज इक्वल्स टू 2s अपॉन में टोटल टाइम की जगह पे s बाई v1 प्लस s बाई v2। अब डिनोमिनेटर में हम s कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ss एक दूसरे को यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट कर देंगे। तो v एवरेज आपका कितना आ गया? 2 अपॉन, इसको हम सम कर लेंगे v1 प्लस v2 बाई v1 v2। तो v एवरेज हो जाएगा v1 v2, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे है v1 v2 और फिर ऊपर चला जाएगा। तो v एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये आपका आंसर है।
तो कभी भी अगर आपको डिस्टेंस को डिवाइड करके, मान लीजिए n इक्वल पार्ट्स में डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया गया है और उस पार्ट को अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है, और फिर उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो जितने सेगमेंट में डिस्टेंस को डिवाइड किया गया होगा उतने टाइम्स कोई एक वेरिएबल हम ले लेंगे, उतने टाइम्स हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे डिस्टेंस को हम जनरली एस से डिनोट करते हैं, तो जितने मान लीजिए एन टाइम अगर हमें इक्वल सेगमेंट है डिस्टेंस का, एन एस ले लेंगे डिस्टेंस को। फिर उसके बाद हर सेगमेंट को कवर करने में जितना टाइम लिया है उस टाइम को इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट में सारे टाइम को सम अप कर लेंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा। और फिर एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसमें हम पुटअप कर देंगे सारी चीज़ें, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसी प्रॉब्लम का जर्नलाइजेशन है। जैसा आपको हमने बताया था कि अगर डिस्टेंस को n इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर दिया जाए तब कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या है देख लेते हैं प्रॉब्लम पे। अ कार covers n part of equal distances. First part is covered with speed v1, second part with speed v2, third part with speed v3 and so on. The last part with speed vn. Find the average speed. वही बात है, एक कार है जो n अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, इक्वल डिस्टेंसेस हैं, उनको कवर किया है और हर पार्ट को वो अलग अलग स्पीड से कवर किया है। फर्स्ट पार्ट को v1 स्पीड से कवर किया, सेकेंड पार्ट को v2 स्पीड से कवर किया, थर्ड पार्ट को v3 और ऐसे ही करके लास्ट जो nth पार्ट था उसको vn स्पीड से कवर किया है। अब आपको क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए कितना सेगमेंट था डिस्टेंस का, n सेगमेंट था, तो हम टोटल डिस्टेंस कितना मान लिए, टोटल डिस्टेंस मान लिए ns। ठीक, ये टोटल डिस्टेंस हुआ। अब हमें हर पार्ट के लिए अलग अलग टाइम निकालना है, तो टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट पार्ट t1 कितना हुआ, t1 इक्वल्स टू एस बाई वी वन। ऐसे ही t2 हो गया आपका एस बाई वी टू, ऐसे ही t3 हो जाएगा आपका एस बाई वी थ्री। और nth पार्ट को कवर करने में अगर tn टाइम लगा तो tn कितना हो जाएगा, एस बाई वी एन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, t इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए टोटल टाइम आपका हो गया t इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट tn। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए t इक्वल्स टू सबको हम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट tn सबको सम अप कर लेंगे, तो t कितना हो जाएगा, टोटल टाइम s बाई वी वन प्लस एस बाई वी टू प्लस एस बाई वी थ्री प्लस डॉट डॉट एस बाई वी एन, ये यहाँ पे। तो आपका कितना हो जाएगा, t s कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू प्लस डॉट डॉट 1 बाई वी एन। अब फिर से हमें टोटल टाइम पता चल गया, तो वी एवरेज हमें कैलकुलेट करना था। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये यहाँ पे लिखा है आपका। ठीक है, तो अब देखिए वी एवरेज हमें टोटल डिस्टेंस एन एस अपॉन में एस, ये आपका जो आया था टी, यहाँ पे देखिए ये है। ठीक है, यहाँ पे आया था, तो हम इसके बाद जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वी एवरेज एन एस अपॉन में एस विद इन ब्रेकेट 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू प्लस डॉट डॉट 1 बाई वी एन। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एस हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वी एवरेज आपका क्या आ जाएगा, एन अपॉन 1 अपॉन वी वन प्लस 1 अपॉन वी टू प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन वी एन। तो ये जो फार्मूला है वी एवरेज का, इस फार्मूले को आप जो है क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, जर्नलाइज कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस आपकी n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी गई है तो, और हर पार्ट को अलग अलग स्पीड से कवर किया है, फिर उसके बाद अगर आपकी एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है वी एवरेज इक्वल्स टू एन अपॉन 1 अपॉन वी वन प्लस 1 अपॉन वी टू प्लस डॉट डॉट 1 बाई वी एन। ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आप फार्मूला चाहे तो लर्न कर सकते हैं, कभी काम आ सकता है आपको अगर डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम पूछा गया तो। आगे देखते हैं, आगे देखिए अब एक सेकंड प्रॉब्लम है। इसमें अ कार ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फॉर हाफ टाइम इंटरवल एंड विद स्पीड v2 फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम इंटरवल। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। इसमें हमको क्या बताना है कि कोई एक कार है, वो v1 स्पीड से आधे टाइम के लिए चलती है और फिर आधे टाइम के लिए v2 स्पीड से चलती है। अब इसमें ये देखिएगा कि टाइम इंटरवल को डिवाइड किया गया है,
इससे पहले जो प्रॉब्लम थी उसमें डिस्टेंस को डिवाइड किया गया था, लेकिन इसमें किसको डिवाइड किया गया है, इसमें टाइम इंटरवल को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि हाफ टाइम इंटरवल के लिए b1 स्पीड से और बचे हुआ हाफ टाइम इंटरवल के लिए b2 स्पीड से गई है, तो आपको एवरेज स्पीड बताना है कार की। तो जो चीज़ डिवाइड किया जाएगा सबसे पहले हम उसको उतने टाइम्स में कोई एक वेरिएबल लेके एज्यूम कर लेंगे। तो टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया टाइम को, 2। तो टाइम कितना लिखे, लेट टोटल टाइम इक्वल्स टू 2t। ठीक है, तो ये आपका टोटल टाइम हुआ 2t। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अच्छा, फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें तो टोटल टाइम मिल गया है, टाइम के साथ साथ हमको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड का फार्मूला देखिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो हमें मिल गया, अब हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट हाफ में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस यहाँ देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट हाफ टाइम। ठीक है, तो ये आपका कितना है, d1। तो d1 इक्वल्स टू क्या हुआ, स्पीड इनटू टाइम। तो d1 स्पीड v1 था, टाइम t। ठीक है, तो अगर टोटल टाइम t था तो हाफ टाइम कितना हो जाएगा उसका t। तो d1 इक्वल्स टू कितना आ गया, v1t। ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड हाफ टाइम d2। तो d2 कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये है आपका d2 इक्वल्स टू स्पीड v2 इंटू टाइम t। तो ये d2 आ गया सेकेंड हाफ के लिए। अब हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब फर्स्ट हाफ में जितना कवर किया और सेकेंड हाफ में जितना कवर किया उसको क्या करेंगे, सम अप कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस d आपका देखिए क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू d1 प्लस ठीक है, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, d यहाँ पे है v1t प्लस v2t। तो d इक्वल्स टू t कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में v1 प्लस v2 हो जाएगा। अब आपको देखो डिस्टेंस भी पता चल गया टोटल, और टोटल यहाँ पे टोटल टाइम भी है और ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं। तो एवरेज स्पीड आप कैलकुलेट कर लीजिए इस फार्मूले से, क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डी लिख दिए और टोटल टाइम टी, तो d/2t ये आ गया। अब यहाँ से हम इसमें जो चीज़ें वो पुट कर देंगे। देखिए वी एवरेज आपका क्या है, डी आपका कितना है, टी ब्रैकेट में v1 प्लस v2 अपॉन में 2t। टी से टी कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, टी से टी यहाँ और यहाँ कैंसिल आउट हुआ, तो वी एवरेज कितना बचा, v1 प्लस v2/2। ये आपका फॉर्मूला आ गया है वी एवरेज का, इसे आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए वी एवरेज हुआ आपका v1 प्लस v2/2। तो अगर टाइम आपका हाफ हाफ डिवाइड कर दिया गया है और उस हाफ टाइम इंटरवल में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट v1 स्पीड से चलता है और बचे हुए हाफ टाइम इंटरवल के लिए v2 स्पीड से चलता है, तो वी एवरेज आपका कितना आ जाएगा, उसका जो है एवरेज निकाल लीजिए, v1 प्लस v2/2 कर दीजिए, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी का क्या करेंगे, जनरलाइजेशन करेंगे। अभी इसमें क्या था, टाइम इंटरवल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब इसमें जब जर्नलाइजेशन करेंगे तो टाइम को किस में डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, टाइम को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हर पार्ट को अभी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अलग अलग स्पीड से कवर करेगा। आइए देखते हैं जर्नलाइजेशन में। देखिए क्या है, अ कार मूव्स फॉर n इक्वल टाइम इंटरवल्स and covers each time interval with velocity या speed v1 v2 dot dot vn, then average speed of the car is। देखिए n इक्वल टाइम इंटरवल है और हर टाइम इंटरवल को कार जो है अलग अलग स्पीड से कवर करती है। पहले को v1 से, दूसरे टाइम इंटरवल में v2 से, तीसरे टाइम इंटरवल में v3 से, और लास्ट वाला जो nth टाइम इंटरवल है उसको vn स्पीड से कवर किया है। तब आपसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सिंपली अब हमें क्या है, टाइम डिवाइड किया गया है, तो हम टाइम को कितना मान लेंगे, टोटल टाइम कितना मान लेंगे, कितना डिवीजन था, n था, तो टोटल टाइम मान लिए nt। ठीक है, ये टोटल टाइम हुआ आपका। अच्छा, अब हर टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर किया है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट टाइम इंटरवल, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v1 इंटू टी। v1 क्या है, फर्स्ट टाइम इंटरवल की स्पीड, t जो है n तक nt टाइम है और n डिवीजन किया गया है, तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा टाइम का, t हो जाएगा। तो d इक्वल्स टू कितना हुआ, v1t, ये आपका हुआ। अच्छा, इसके बाद देखिए सेकेंड टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर हुई
सेकेंड टाइम इंटरवल में d2, तो d2 कितनी हुई आपकी, d2 हुई b2ta, ठीक है। ऐसे ही d3 आपकी हो जाएगी, d3 कितनी, b3t, और लास्ट में ऐसे ही करते करते dn कितना हो जाएगा, dn आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए dn आपका कितना हो जाएगा, ये dn आपका, dn हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ये आपका dn हो जाएगा vnt। तो इसी तरह से टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ पे देखिए कितना जाएगा, d इक्वल्स टू d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट डॉट dn। तो d इक्वल्स टू कितना जाएगा, यहाँ पे देखिए d इक्वल्स टू b1t प्लस b2t प्लस b3t प्लस डॉट डॉट bnt। तो d आपका आ गया t विद इन ब्रैकेट कॉमन लेके t v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट bn हो गया। अब एवरेज, हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना था, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास टोटल टाइम nt है और टोटल डिस्टेंस d है, ये पता चल गया है। तो ये जो फार्मूला है वी एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो वी एवरेज इक्वल्स टू टी विद इन ब्रैकेट b1 प्लस b2 प्लस डॉट डॉट bn अपॉन में nt। इस t से ये t क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका वी एवरेज कितना बचा, v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट bn बाई n। ये आपका जनरलाइजेशन हुआ। इस जनरलाइज फार्मूले को आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं। ये फार्मूला किसके लिए है, वी एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट प्लस bn बाई n। ये तब काम करेगा जब टाइम इंटरवल, जो जितना टाइम इंटरवल लग रहा है उसको आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, और हर पार्ट को कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है। और उसके बाद अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया है तो एवरेज स्पीड आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या है। अब आपने अभी तक क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड पढ़ा, उस पर 2 प्रॉब्लम किए हैं, और अब हम आप इसमें देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अभी तक आपने डिस्टेंस पढ़ा है, स्पीड पढ़ा है, ठीक, और एवरेज स्पीड पढ़ा है। तो अब उसी में आगे बढ़ते हुए इंस्टेंटेनियस स्पीड पे आते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट, या फिर एट द पर्टिकुलर टाइम, या हम कह सकते हैं ऑन टाइम। मतलब कोई चीज़ जब आपसे पूछी जाए तभी आपको तुरंत आंसर देना है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि अभी क्या टाइम हो रहा है, तो आप अपनी आवाज़ देखिए और तुरंत मुझे बताइए कि क्या टाइम हो रहा है। वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्टिविटी होगी। जो भी आपसे पूछा जा रहा है आप तुरंत एट दैट इंस्टेंट आप उसका आंसर कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि क्या जैसे ही हम पूछेंगे वैसे ही आप आंसर दे सकते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपको पहले से मालूम हो कि हम अब क्या पूछने जा रहे हैं, और आप मेरे पूछने से पहले ही, वर्ड्स निकलने से पहले ही आप आंसर दे दें। तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुनेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, फिर आप आंसर देंगे। इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, लेकिन आप और हम इतना तेज़ रिस्पॉन्स अगर दें कि जो टाइम लग रहा है, जो टाइम का गैप है, वो लगभग क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब मिनिमम से मिनिमम टाइम गैप हो, तो उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। आया समझ में? जब जो टाइम इंटरवल है हमारे और आपके बीच में, जो भी एक्शन हो रहा है, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको परफॉर्म करने में, वो अगर 0 की तरफ बढ़ जाए या लगभग 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि आपने एट दैट इंस्टेंट वो एक्टिविटी परफॉर्म कर ली। तो यही है इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड में। इसमें भी क्या है, आपको किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड मालूम है और वही स्पीड बतानी है, तो वही जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा, देखिए स्पीड एट दैट इंस्टेंट। स्पीड एट दैट इंस्टेंट का मतलब नो लैप्स ऑफ टाइम, दैट इज डेल्टा टी, ठीक है। इंटरवल को हम क्या डेल्टा से लिखते हैं, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। अब देखिए डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 का मतलब है, ये देखो क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपको बताया जा चुका है कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही, तो नॉट पॉसिबल, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 ये लिखा है, ठीक है। अब वी इंस्टेंटेनियस को जब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे देखिए, तो क्या करते हैं, एक लिमिट में लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 वी एवरेज। इंस्टेंटेनियस स्पीड को किसके टर्म्स में डिफाइन किया गया है,
एवरेज के, लेकिन कब, जब डेल्टा टी 0 की तरफ जा रहा हो यहाँ पे, तो हम एक लिमिटिंग वैल्यू के लिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लिखते हैं। अब वी इंस्टेंटेनियस आपका क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 विद इन ब्रैकेट वी एवरेज क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वो लिख दिए। अब ये जो टर्म है यहाँ पे देखिए, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इस पूरे टर्म को हम डी एक्स बाई डी टी लिख देते हैं। तो वी इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी हुआ। अभी आप डी एक्स बाई डी टी को देख के घबराइए मत, ये डी एक्स बाई डी टी से बस इतना मतलब समझिए कि बहुत छोटा सा डिस्टेंस और बहुत छोटा टाइम इंटरवल। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी क्या हो गई, डी एक्स बाई डी टी। इसको जनरली क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ऊपर वाला जो वेरिएबल है उसका डिफ्रेंसिएशन है, तो ऊपर डी एक्स बाई डी टी में कौन सा वेरिएबल है, एक्स है, और नीचे क्या है, टी है। तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टी के। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स मतलब डिस्टेंस, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। देखिए यहाँ पे राइट हाफ में आप आइए, v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, इसका एक मतलब ये भी होता है स्लोप। इसका क्या मतलब होगा, स्लोप। किसका स्लोप, ऊपर क्या है, x है, नीचे क्या है, t है, ठीक है, x है और t है। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस को x से लिखते हैं, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको बताएगा, ठीक है। अब v इक्वल्स टू क्या हुआ, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। अच्छा, अब स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है कि कोई भी लाइन है, कोई भी चीज़ है, किसी सरफेस से कितना इंक्लाइंड है, वो आपका स्लोप होता है, ठीक है। तो वो आगे बताएंगे। देखिए जैसे जनरली इंस्टेंटेनियस स्पीड और स्पीड लगभग एक ही चीज़ होती है, ठीक है। जब भी आपसे स्पीड पूछा जाए और ग्राफ दिया गया है तो आप ये समझिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है। कभी भी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं पूछी जाती है, जनरली स्पीड उसके लिए यूज़ किया जाएगा। तो v आपका क्या है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। अब अगर स्लोप है तो स्लोप से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो स्लोप जैसे जैसे बढ़ेगा, स्लोप इंक्रीजेज वी इंक्रीजेज, एंड स्लोप डिक्रीजेज वी डिक्रीजेज, वैसे ही वी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा, स्लोप क्या है, आगे अभी जैसे बताया जा चुका, तो ये क्या है, इंक्लाइनेशन फ्रॉम टाइम एक्सिस, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है, जैसे ये मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, इसमें आप देख रहे हैं ये ग्राफ है किसका है, एक्स जो भी है, जिस दर एक्स आपका बना है वाई एक्सिस के अलावा, तो वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और ये टाइम एक्सिस है, ठीक है। एक्स टी ग्राफ दिया गया है, इसमें देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन ग्राफ दिए गए हैं, एक्स टी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तीन ग्राफ दिए गए हैं। इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि किस ग्राफ के लिए स्पीड आपकी ज़्यादा होगी। फर्स्ट के लिए v1 है, सेकंड के लिए v2 है, थर्ड के लिए v3 है, ठीक है। तो कौन सी स्पीड इसमें ज़्यादा होगी, या v1 v2 v3 में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है, ठीक है। तो स्पीड जैसा हम जानते हैं क्या था, स्लोप था। स्लोप का क्या मतलब था, इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन किससे, एक्स टी ग्राफ का टाइम एक्सिस से, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्राफ देखिए, ठीक है, इसका इंक्लाइनेशन देखिए यहाँ पे, इसके लिए थीटा 3 एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये इंक्लाइनेशन ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब v1 स्पीड क्या होगी, सबसे ज़्यादा। उसके बाद सेकंड के लिए देखिए आपका स्लोप कितना है, एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक, उससे कम है, तो v1 के बाद क्या होगा, v2 होगा। और फिर इसके लिए देखिए v3 के लिए स्लोप आपका कहाँ से कहाँ तक एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो थीटा 3 सबसे कम है, तो सबसे कम क्या हो जाएगा आपका, v3 हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चला, एंगल जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा स्पीड होगी। और किसका, एक्स टी ग्राफ का, एक्स टी ग्राफ का एंगल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, और एंगल अगर कम है तो स्पीड कम होगी। लेकिन ये कब होगा, तब तक जब आपका जो है थीटा 0 से 90 के बीच में। तो v1 ग्रेटर देन v2, यहाँ पे देखिए v1 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v3, क्यों हो रहा है, क्योंकि v1 का जो एंगल है ये थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, उससे थीटा 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो v1 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v3। आगे आप देखते हैं इसमें स्लोप को थोड़ा सा हम समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। देखिए जैसे आप लोग जनरली पढ़े होंगे 9th में 10th में लाइन पढ़े होंगे, लाइन की इक्वेशन, तो ये आपको पढ़ा होगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी।
एम जो रिप्रेजेंट करता है इसमें एम वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है, और जो सी होता है वो इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। अच्छा, एम आपका क्या होता है जनरली, tan थीटा, एम इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा, और थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बना रही, कितना एंगल बना रही है, वो आपका क्या होता है, थीटा होता है। और ये कब के लिए होता है, फॉर थीटा जब जीरो से लेके कहाँ तक हो, 90 डिग्री तक हो। अच्छा, जीरो से 90 डिग्री के बीच में जैसे जैसे थीटा आपका क्या करता है, बढ़ता है, tan थीटा भी आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये जो एरो है इसका मतलब इंक्रीज ऊपर की तरफ। तो अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप tan थीटा होता है, मतलब m। ठीक है, तो m भी आपका क्या करेगा, यहाँ से m आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखिए ये m आपका क्या है, m आपका क्या है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो m भी इंक्रीज कर रहा है आपका। तो जैसे थीटा आपका इंक्रीज करेगा, स्लोप आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आया समझ में? आगे देखते हैं हम। अब ये देखिए, स्लोप आपके दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप क्या होगा, y इक्वल्स टू, ये लाइन है एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे ये जो c है ये पॉजिटिव y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, थीटा आपका x एक्सिस से क्या है, एंगल है। तो अगर थीटा आपका 0 से 90 डिग्री के में बीच में होता है, ये थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, तो tan थीटा आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जीरो से यहाँ से आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज इसे मेजर कीजिए, ये 90 से कम है। ठीक है, तो आपका tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो tan थीटा पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव। अच्छा, अब स्लोप पॉजिटिव मतलब यहाँ से देखिए, अगर ये लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है उसको देखिए, तो ये लाइन किधर झुकी हुई है, ये लाइन राइट साइड में झुकी हुई है। ठीक है, इसका इंक्लाइनेशन किधर है, राइट में। तो अगर पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन होगी तो वो किधर झुकी होगी, लाइन बेंड्स टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप अगर लाइन का है तो वो लाइन आप देख के ही बता सकते हैं। कैसे बता देंगे, क्योंकि लाइन आपकी राइट साइड में क्या होगी, बेंड होगी। अब आगे आते हैं इसके राइट साइड में, देखिए निगेटिव स्लोप के लिए। तो निगेटिव स्लोप में क्या होगा आपका, निगेटिव स्लोप के लिए इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस एम का मतलब आपका जो है एंगल जो हो जाएगा वो, यहाँ पे देखिए ये एंगल, ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 90 से बड़ा। तो 90 से जैसे ही बड़ा हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ पे देखिए tan थीटा क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे tan थीटा निगेटिव, तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। स्लोप निगेटिव है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो किधर बेंड की हुई है, ये और ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ये, ठीक है, इसकी बेंडिंग किधर है, लेफ्ट साइड में। तो स्लोप अगर निगेटिव होगा तो लाइन किधर बेंड होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में आपकी लाइन क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको लाइन देख के स्लोप बताना है या स्लोप पहचानने के लिए कहा जाए तो आप पहचान लेंगे, राइट साइड में अगर लाइन बेंड है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर लाइन लेफ्ट साइड में बेंड है तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, आइए इस दो लाइन और है उसको देखते हैं। अभी आपने जो भी पढ़ा था उसमें इंटरसेप्ट आपका क्या था, वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर था, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो रहा था वाई एक्सिस पे। अब ये दोनों लाइन है, इसमें देखिए यहाँ पे ये क्या है, इंटरसेप्ट आपका निगेटिव है, और यहाँ पे एंगल देखिए, ये एंगल, एंगल क्या है, ये एंगल आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है और 90 से कम है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव स्लोप है। इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के नीचे से वाई को कट कर रही है तो निगेटिव है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। इसमें अगर कोई पूछे वैसे ही देख के कि जो है इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव, तो आप देखिए लाइन किधर बेंड है, ये वाली राइट में, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही राइट में देखिए, राइट हाफ में ये क्या है, एक लाइन है। अब इसमें देखिए इंटरसेप्ट ये नेगेटिव है एक्स एक्सिस के नीचे। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट नेगेटिव, और स्लोप देखिए ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल है ये एंगल क्या है, 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा तो tan थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो वैसे भी इसका स्लोप क्या है, निगेटिव हुआ। अच्छा, स्लोप निगेटिव है और लाइन बेंड किधर है, लेफ्ट की तरफ, ये लाइन किधर बेंड है, लेफ्ट की तरफ, तो वैसे भी अगर नेगेटिव स्लोप होता है तो लाइन किधर बेंड होती है, लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट बेंडिंग है, और इंटरसेप्ट इसका क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे, तो निगेटिव इंटरसेप्ट है। तो इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी,
y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, ठीक है ये, और माइनस सी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हल्का सा हम डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला देख लेते हैं जिसको यूज़ करना होता है इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए जैसे आपने पढ़ा था स्पीड, स्पीड आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखिए स्पीड आपने पढ़ा था dx बाई डी टी। ठीक है, v इक्वल्स टू dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी जो है ये, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला होता है जनरली, जैसे स्क्वायर का जो होता है, ठीक है, उसका एरिया अगर निकालना हो उसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे भी ये डिफ्रेंसिएशन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक फार्मूले होते हैं, उस फार्मूला को याद करके आप डिफ्रेंसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे dx बाई डी टी लिखा था यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा जो ऊपर रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ऊपर क्या है, यहाँ पे देखिए y है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, नीचे x है तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक, अच्छा इसका एक फार्मूला होता है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस वन, ये फार्मूला होता है। तो जो पावर होगी वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और फिर उस वेरिएबल की यहाँ पे देखिए पावर एक कम हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू दी पावर n क्या होगा, तो n हो उसका होगा n, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू दी पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। ये फार्मूला है डिफ्रेंसिएशन का, इसको आप याद करिएगा और फिर बाकी चीज़ें आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एक आध दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए जैसे ये आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स है एक्स टू दी पावर फाइव, तो किसका डिफ्रेंसिएशन हमको करना है, यहाँ पे एक्स टू दी पावर फाइव का डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हमें फॉर्मूला मालूम है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। एन क्या होती है, वहाँ पे पावर होती है, तो यहाँ पे पावर कितनी है, फाइव है, तो फाइव यहाँ पे आ गया मल्टीप्लिकेशन में। फाइव इंटू एक्स, एक्स की पावर कितना, एन माइनस वन, मतलब फाइव माइनस वन, तो फाइव एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, फोर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर फाइव इक्वल्स टू फाइव इंटू एक्स टू दी पावर फोर। ऐसे ही देखिए ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर फोर, ये कितना हो जाएगा, फोर इंटू एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा फोर एक्स टू दी पावर थ्री। ऐसे ही अब आप देख लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे वन, तो वन हुआ इंटू एक्स टू दी पावर वन माइनस वन, पावर वन थी और उसमें से एक माइनस हो जाएगी, तो वन माइनस वन मतलब जीरो, तो एक्स की पावर जीरो। अच्छा एक्स किसी की भी पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन, तो एक्स टू दी पावर जीरो मतलब वन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया वन। यहाँ से एक चीज़ और समझिएगा, किसी भी वेरिएबल का उसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वन होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन, यहाँ पे क्या लिखा है, डी बाई डी टी ऑफ टी, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, आगे एक फॉर्मूला और है, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ये कॉस थीटा होता है। ठीक है, और डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो जीरो होगा। कांस्टेंट मतलब जैसे फिक्स नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन, डी बाई डी एक्स ऑफ हंड्रेड, ये सब क्या होंगे, जीरो होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, आपको एक ब्रैकेट में दिया गया है, आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना है किसका, एक्स टू दी पावर फाइव प्लस एक्स टू दी पावर थ्री प्लस सेवन का। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन क्या करेगा, डी बाई डी एक्स, हर एक टर्म्स के साथ डी बाई डी एक्स आपका जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर फाइव प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर फोर एक्स टू दी पावर थ्री प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन। यहाँ से देखिए एक्स टू दी पावर फाइव का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, फाइव एक्स टू दी पावर फाइव माइनस वन प्लस यहाँ पे फोर है, तो कभी भी आपका जो भी अगर मल्टीपल है या कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे फोर है तो फोर पहले आ गया, फोर पहले लिख लिए, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिख दिए, प्लस यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन था तो कितना हो गया,
जीरो हो गया। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? जीरो, ये जीरो हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हुआ? 5x⁵ मतलब 5x⁴ हुआ, ये 4 dy/dx ऑफ एक्स क्यूब है, तो कितना होगा? 4x⁻³ तो ये आपका फाइनल हो जाएगा 5x⁴ प्लस 4x³ ये आपका फाइनल आंसर हुआ। देखिए डिफ्रेंसिएशन में क्या होगा, जो पावर होती है वो एक से क्या होती है? कम हो जाती है, और जो स्टार्टिंग वाली पावर रहती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, ठीक। और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? वो जीरो होता है। अच्छा, आगे देख लेते हैं एक बेस का चेंज। कभी भी अगर हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, जैसे यहाँ पे आपका लिखा है चेंज ऑफ बेस इन डिफ्रेंसिएशन, कभी भी अगर हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो हम डिफ्रेंसिएशन तभी कर सकते हैं जब जिसका करना हो वो जिस चीज़ का वेरिएबल है बेस भी हमें डिफ्रेंसिएशन का वही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? dy/dx ऑफ t²। अब यहाँ पे ये किसका डिफ्रेंसिएशन करना है? t² का, लेकिन बेस क्या है इसका? x है, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें इस dx को, ये जो dx दिख रहा है, इस dx को चेंज करके dt लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखिए आगे क्या लिखिए? dy/dt ऑफ t² इसको एज इट इज लिखिए। अब यहाँ पे पहले इसमें देखिए, यहाँ पे x था, यहाँ पे हमने dt कर दिया, तो इस dt को डिनोमिनेटर में लिखे हैं। इसको कैंसिल आउट करने के लिए न्यूमरेटर में एक dt और लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एक dt और एक dt, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के लिए लिखे गए हैं, लेकिन आप इसको कैंसिल नहीं करना है। अब फिर ये जो आपका है यहाँ तक dy/dt ऑफ t², अब ये सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो गया, तो t² का डिफ्रेंसिएशन 2t हो जाएगा, बाकी जो बचा आपका dt/dx ये एज इट इज आ जाएगा। तो dy/dx ऑफ t² कितना हो जाएगा? 2t dt/dx, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए ये आपका है dy/dx ऑफ p³। इसमें p का डिफ्रेंसिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अब फिर से वेरिएबल चेंजेस हैं, तो पहले हम बेस में जो वेरिएबल है जिसका डिफ्रेंसिएशन करना है सेम वेरिएबल लिखेंगे। यहाँ पे p है तो d/dp की है, तब dy/dp ऑफ p³ हुआ। अब इस dp को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे भी dp लिखे, dp/dx हुआ, तो d/dp ऑफ p³ कितना हुआ? 3p² dp/dx, ठीक। तो इसी तरह से जब भी आपको अगर वेरिएबल अलग अलग दिए गए हों तो आप बेस सेम कर लीजिएगा, और बेस चेंज करने के बाद फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, आपको डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज इसमें इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले बताए जाएंगे और उससे एक दो प्रॉब्लम बताई जाएगी, ठीक है। फिर आगे आपको वेलोसिटी बताया जाएगा, एवरेज वेलोसिटी बताया जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया जाएगा, एक्सीलरेशन बताया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।